हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो यार मैं आपका वो वाला बताऊँ आपको। कल वाले टेस्ट में करेक्शंस जो थी, संडे को पता नहीं आप लोगों की जान निकली रहती है कि सर ये करेक्शन है, वो करेक्शन है। मैं बच्चों इंडिविजुअली रिप्लाई करता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले दिन डिस्कस तो करना ही है सारा, और फिर प्रॉपरली डिस्कस हो जाता है सबसे बात करके। किस किस ने नहीं दिया एडवांस टेस्ट, मुझे ये बताओ भाई। और भी होंगे पक्का जिन्होंने नहीं दिया, बताओ मुझे। 26 ने दिया है टोटल। सब लिखो भाई जिसने नहीं दिया। क्यों नहीं दे रहे हो भाई आप लोग? जब नहीं होते तब तो छोड़ डाल के रख दो। और इतना टाइम था। चलो इस वाले टेस्ट में बताओ भाई, क्या क्या। मतलब अभी मैं ऐसा टेस्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जो कोई आंसर्स में कंफ्यूजन है वो बताओ। फोर्थ क्वेश्चन वही पुराना है ना, जो हमने बात की थी। तो इसके अंदर बेसिकली वन एंड क्या आना था इसका, 1 और 2 आना था ना? क्या क्या था? हम्म। तो इसका आंसर ये होगा बच्चों, फोर्थ का। ये तो अपना प्रॉपर डिस्कस हुआ हुआ, बाई चांस रिपीट क्वेश्चन था भाई। फोर्थ का कौन कौन सी करके आया था? गुड, इसका आंसर रट गया ना, वेरी गुड। तो आप देखो बाई चांस क्या है, मतलब ना, आपके जितने टेस्ट हो रहे हैं, मतलब सारे अलग अलग टीचर्स ने बनाए हुए हैं।
एट डिफरेंट टाइम्स। कोई मैंने बनाया हुआ है, कोई चंदन सर ने बनाया हुआ है, कोई गगन सर ने बनाया हुआ है। तो आप देखो कि हर टीचर को एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा है। बट आप मजेदार बात ये देखो, देखो ये चांस की बात है। अब पिछले साल जैसे ये उज्जवल और इन सब ने भी ये टेस्ट, मतलब ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं किसी ना किसी फॉर्म में। उनके टाइम पे ये डाउट नहीं उठा, ये फोर्थ वाला। उन सब ने मतलब इसको हमेशा 1 2 और 4 ही मार्क किया था। तो कई बार हो जाता है कि जैसे कई बार कोई उठता ही नहीं है तो फिर वो वैसे ही चलता रहता है। इट मीन्स यू आर स्मार्टर। नहीं, ये तो नहीं मैं कहूंगा। चलो भाई आगे। जिसके इसका आंसर वो हो जाएगा। कोई एक जना मेरे को ना ये करेक्शंस मैसेज करेगा, एक जना बस। कौन करेगा? वैभव तुम करोगे, तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैनी रहती है, ठीक है? ओके सर। अच्छा, 12th 11th भी कुछ लोग कह रहे हैं। एक सेकंड। ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ। अच्छा, इसमें वो कंफ्यूजन है कि ये तो बताया ही नहीं हुआ कि वायर का लैम्डा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम्म। तो दोनों केसेस मान के करना पड़ेगा। ये मल्टीपल था ना, हाँ, तो फिर तो आप दोनों के हिसाब से आंसर दोगे। इट्स नॉट कि एक से बी डी आ रहा है और एक से ए सी आ रहा है, इज इट? नहीं, इन्होंने तो बीसी दिया हुआ है क्या? कैसे आ रहा है बताना। एक से बी डी आता है और एक से बी सी आता है। एक से बी सी, एक से एडी, राइट? यार कंफ्यूजन हो रही है, कोई बी डी कह रहा है। पॉजिटिव से क्या आता है? बीसी आता है जो दिया हुआ है। ओके। नेगेटिव से क्या आता है? एडी आता है। तो इसका मतलब एक से बीसी आ रहा है, एक से एडी आ रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि सर आप सॉल्व करके देख लो एक बारी। चलो, पॉजिटिव से तो बीसी आ ही रहा है, वो तो चलो दिया ही हुआ है ना, वो तो होएगा ही पक्का। नेगेटिव वाला हम एक बार लेके देख लेते हैं। अगर वायर इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ग्रेविटी है, तो क्या फिगर में लैम्डा पॉजिटिव दिया हुआ है? कहाँ दिया हुआ है? अच्छा, अगर मार्क है फिर तो बात खत्म अभी।
अच्छा, वो मैंने स्क्रीन भी बहुत छोटा सा खोला हुआ है ना, इसलिए मुझे इतना दिख तो नहीं रहा भाई। मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। हम क्या नेगेटिव के लिए निकाल रहे थे? तो उस पे एम जी तो डाउनवर्ड लगेगा ही। हाँ, तो एक तो ए हो सकता है कि Q1 भी पॉजिटिव हो जाए, Q2 भी पॉजिटिव हो जाए, तो उसको बाहर अट्रैक्ट करेगी और Q2 रिपेल करेगा, तो बैलेंस हो जाएगा। और डी ऑप्शन अगर हम देखें, Q1 नेगेटिव, Q2 पॉजिटिव, ठीक है, एडी आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका आंसर बच्चों BC और AD दोनों आएगा। वैभव नोट कर लो। यू कैनॉट मार्क ABCD प्लीज। ठीक है, फॉर अ गिवन सिचुएशन तो एक ही होगा ना। वायर इकट्ठे तो प्लस लैम्डा या माइनस लैम्डा नहीं हो सकती। आगे। फिर वहाँ कैन भी लिखा है। हाँ, कैन बी तो इस सिचुएशन के हिसाब से ही बोला है ना आपको। नहीं तो सर, वो कि केसेस तो हम दोनों इकट्ठे नहीं कंसिडर करेंगे। ना, एक केस कंसीडर करोगे। मतलब क्वेश्चन आपको एक दिया हुआ है, आपको लैम्डा को लेके क्लैरिटी नहीं है, राइट? तो आप ये कहोगे ना कि मान लो मैंने लैम्डा पॉजिटिव माना था तो ये आ रहा है। अगर आपने पॉजिटिव मन नहीं माना, किसी और ने लैम्डा को नेगेटिव माना है, तो वो दूसरा आंसर देगा। आप दोनों नहीं दे सकते। सर फिर Q1 एंड Q2 भी हम फिक्स ही कर देंगे। नहीं नहीं, सी, Q1 Q2 का तो आप आंसर निकाल रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि आप वायर का जो चार्ज है वो तो एक ही मानोगे ना। सर हम्म, सर वैसे रियल एग्जाम में ऐसे ऑप्शन होती हैं कि मतलब या तो एडी और बीसी, मतलब आफ्टर मतलब करेक्शन हो पेयर में जाता है ऐसा और। कई बार। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में नहीं होगा, बट जैसे कई बार रिव्यू होता है, तो फिर जैसे कुछ उन्हें लगता है कि हाँ डाउटफुल है, तो फिर वो जिसने भी जैसे अज्यूम किया उसके हिसाब से उसको मार्क्स मिल जाते हैं। हम्म, ये बच्चों एक का मुझे याद आ रहा है, कभी IIT में ऐसा कुछ हुआ था। मतलब मुझे ऑब्वियस ये क्वेश्चन नहीं, किसी और क्वेश्चन में मैं चेक करके बताऊंगा आपको। मैं आपको ये बताऊंगा कि मतलब कि इसके अलावा ABCD कंसिडर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये मुझे अगली बार बताना। आगे। 12th क्वेश्चन का आंसर बी आएगा ना। आगे। और कोई था इसमें?
डन बच्चों? ठीक है। नहीं श्रेयत, रिजल्ट करेक्शन के बाद ही आएगा यार। 17th आंसर में कुछ गड़बड़ है या ठीक है? ठीक है। इसका ए आ गया बट इन्होंने बी रखा है। वो पहले बी आना चाहिए, नहीं कुछ इसकी गलती है। ए और बी में कैसे कंफ्यूजन हो सकती है, वो तो डायमेंशनली अलग है। दोबारा ट्राई करो भाई। नाइन्थ क्वेश्चन, बी ऑप्शन। नाइन्थ क्वेश्चन, क्यू नॉट सेंटर शेल जो है वो R1 से R2 एक्सपैंड कर रही है। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। तो मैं बस सारा डिस्कस कर रहा हूँ। If shell is expanded slowly, influence of external force, work done by external agent is negative. If no external force acting, energy is dissipated. ठीक है, तो ये बच्चों क्वेश्चन करना कैसे था? मतलब जो वर्क डन है कैसे निकालोगे आप? डेल्टा यू ही होगा। अब डेल्टा यू में क्या क्या टर्म्स आएंगी? डेल्टा यू में दो टर्म्स आएंगी। एक तो डेल्टा आएगा ऑफ जो शेल की खुद की पोटेंशियल एनर्जी है, के क्यू स्क्वायर बाय 2r, इसका डेल्टा। और एक आएगा जो हम नॉर्मल आपस की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, डेल्टा ऑफ के क्यू क्यू नॉट बाय आर। ये दो टर्म्स आएंगी। एक टर्म आ रही है चार्ज के कारण जो क्यू नॉट चार्ज है, और एक टर्म आ रही है उसकी खुद की एनर्जी में। तो ये बेसिकली क्या बन गया, के क्यू स्क्वायर बाय 2r2 माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2r1 प्लस के क्यू क्यू नॉट बाय r2 माइनस के क्यू बाय r1, ये बनेगा। ये टर्म ओवरऑल क्या बनती है, पॉजिटिव बनती है नेगेटिव बनती है? ये तो नेगेटिव हो ही गई, नेगेटिव बन रही है ओवरऑल, राइट? तो ये नेगेटिव बनेगी, तो ए आंसर आ गया, बी गलत हो गया बिकॉज ये तो एनर्जी रिलीज करेगा सिस्टम। सी, if no external force is acting, energy would be dissipated, yes, right? और डी,
तो उन्होंने वही टर्म लिख दी। सर अच्छा डी में, अच्छा मैंने भी एकदम गलत देख लिया था, ये वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस लिखा है राइट, तो वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस विल बी नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। हाँ तो फिर ठीक है वो ऑप्शन। यस। सर बी ऑप्शन में, तो जब शेल R1 रेडियस पर है तो शेल के बाहर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी भी तो है। हाँ वो सबको मान के ही तो हमने ये लिखा है ना, नहीं सर, जब ये जो वो एक्सप्रेशन एक्सपैंड लिखा है वो उन किया, दोनों को इंक्लूड कर रहा है। सर जब उन्होंने एक्सपैंड किया R1 से R2 तो हम्म, शेल ने वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी एब्सॉर्ब तो कर ली। नहीं नहीं एब्जॉर्ब नहीं की उसने वो एनर्जी, आप इसको इस तरह सोच रहे हो, मैं समझ गया आपका पॉइंट। आप इसको ऐसे सोच रहे हो कि यार ऐसे एक शेल थी, इस रीजन में एक एनर्जी है, अब शेल एक्सपैंड करके यहाँ पहुंच गई, तो इसका मतलब उसने रीजन की एनर्जी को वो कर लिया। यस सर, एब्सॉर्ब कर लिया। बट अब आपको ये नहीं पता ना कि इस शेल के एक्सपेंशन के प्रोसेस में ओवरऑल जो स्पेस में एनर्जी है वही चेंज हो गई, मतलब एनर्जी सेम थोड़ी रह रही है हर जगह। ओके सर। हम्म, तो इसलिए हम उसको इस सर तरह देखते ही नहीं, हम तो सीधा डेल्टा यू से निकाल देंगे, पता चल जाएगा। सर यस। सर इस केस में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस एक बार दोबारा बता दो कैसे हुई हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब मतलब जब अब वो हुई एक्सपेंशन, मतलब एनर्जी गई कहाँ पे है। एनर्जी तो वही तो क्वेश्चन है ना, मतलब एनर्जी जैसे अगर तो कोई एक्सटर्नल, जैसे ये ऑप्शन वही तो कह रही है कि अगर तो कोई एक्सटर्नल एजेंट था तो वो एनर्जी एक्सटर्नल एजेंट के पास चली गई, और अगर एक्सटर्नल एजेंट नहीं है तो वो एनर्जी सराउंडिंग्स में लूज हो जाएगी, हीट, स्पार्क्स एक्सेट्रा, उस फॉर्म में। मतलब कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ना, अब्जॉर्प्शन कैसे ओके। हो सकती है जब हमने ये निकाला कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो रही यस सर। है ना, तो इसका मतलब एनर्जी तो कम हो रही है ना सिस्टम से, कहीं और जा रही है। मतलब वो स्पेस में ही जा रही है अगर ना हुआ हाँ एजेंट। उसके आसपास कहीं जा रही है, वो हीट में, स्पार्किंग में, किसी भी फॉर्म में जा सकती है। ओके सर। तो इसका आंसर जो है बच्चों ठीक दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये ACD आएगा, है ना। जसनूर 12th डिस्कस हुआ तो था, इसका बताया मैंने कि बी आएगा। हाँ बच्चों दूसरे वाले में बताओ। सेवनटीन्थ। इसमें मिसप्रिंट था क्वेश्चन में, जिन्होंने पहले दिया था उनके लिए मिसप्रिंट था। अ, तो वैभव ये भी नोट कर लेना, ये बोनस होगा। एक और क्वेश्चन में भी था मिसप्रिंट। ये फिर आ गया।
ये दोनों टेस्ट में था क्या? अच्छा इसमें भी अगेन जिन्होंने पहले दिया होगा उनको इशू आएगा। अ, अरे 1 मिनट, इसमें नहीं, इसमें भी वो मिसप्रिंट तो है ही मतलब यहाँ यू लिखा हुआ है बट ऊपर तो पोटेंशियली लिखा है, तो इश्यूज ऑफ स्टिल वही रहा। और खैर मतलब मैंने इसमें ऑप्शन चेंज कर दी थी, मतलब कल वालों के हिसाब से तो ठीक था, जिन्होंने पहले दिया था उनके हिसाब से गलत है। तो वैभव मुझे भेज देना, मैं देखूंगा। अगर सिर्फ ई लिखो होता है, पहले वालों का सही कैसे है बताना मुझे। मेरे ख्याल पहले वालों में तो ये ऑप्शन ये हो रखी थी क्या करेक्शन? अच्छा, इसका कुछ नहीं करा ना मतलब? ठीक है, चलो। और कोई? जब सिर्फ ई लिखा होता है तो वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, मतलब वो नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम हमेशा लिखते हैं प्लस ई माइनस ई। इसमें क्या था? आंसर में इशू है क्या? आंसर में इशू है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, 26। और किसी क्वेश्चन में कोई इशू? चार्जेस को बच्चों हम बाय डिफॉल्ट हमेशा पॉजिटिव मानते हैं, मतलब ये मत कहना कि मतलब कि क्यू का साइन नहीं दिया उसके हिसाब से मतलब भी कुछ और आ जाएगा। हम हमेशा अगर क्यू मेंशन्ड है उसको पॉजिटिव मान के ही सॉल्व करते हैं। सर फिर वाई जो तो नहीं कुछ कह सकते, बट एक बस नोटेशन है। सर ऐसा मत कहो सर, 4 नंबर चले गए सर, सी और डी दोनों गलत हो गए। उसमें जो राइट वर्ड था वो मेरा लेफ्ट वर्ड आ रहा था। फिर ऐसे मतलब तो आप फिर जो हमने वो क्वेश्चन किया था फिर उसका भी सर फिर एक नहीं बनना चाहिए, मतलब 4 आना चाहिए अगर हम पॉजिटिव मानते हैं। कौन सा? ये ग्राफ जितनी वाला सर हम ये जो इतनी बार हमने किया है
नहीं, टेस्ट में ग्राफ आया में तो क्या था, लैम्डा था, थोड़ा सा फर्क है। आप देखो ऐसे तो जो अभी ये जो क्वेश्चन, ये जो स्क्रीन पे लिखा ही हुआ है आपके सामने है, इसमें तो आप में से किसी ने नहीं बोला। अगर इसमें भी अगर क्यू और क्यू नॉट के साइंस ऑपोजिट होते तो ये सेकंड टर्म कुछ और ना बन जाती। नहीं सर, जो वो फिर वो ग्राफ दिया हुआ था पोटेंशियल एनर्जी का, उसका क्या? कौन से वाला? ये जो पोटेंशियल का जो ग्राफ दिया था, वो इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स जो क्वेश्चन था, हाँ जिसकी हाँ करेक्शन हुई है, हाँ उसमें भी तो हाँ। हमने क्यू नॉट मतलब क्यू का पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेके डिफाइन किया था, मतलब अलग अलग आएंगे। एक मिनट मैं देखता हूँ। इसमें तो मतलब क्यू पॉजिटिव के हिसाब से ही दिए होंगे आंसर्स, आई थिंक, है ना, या नहीं? यस सर, क्यू पॉजिटिव हाँ वन है। हाँ वही है। और कोई इसमें है डाउट इस पेपर में? डाउट मतलब आंसर में इशू? इसका आंसर ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ बच्चों बोलो। 26 में वो बच्चों है वाला कोई इशू देख लो। आंसर में? डी ऑप्शन। नहीं गोपाल, जो आप कह रहे हो वो तो फोर्स ऑन कंडक्टर ड्यू टू क्यू ही हुई, और किसके कारण होगी फोर्स? मतलब जब कंडक्टर ही लिख दिया तो उसको तो मतलब ये हुआ कि वो पूरे स्फीयर को तो आप एक सिस्टम मानोगे, तो उसके ऊपर जो बाहर से फोर्स है उसी की बात करोगे आप। मतलब बी और सी के कारण आप चाहे मान भी लोगे, वैसे तो फोर्स जीरो ही आएगी उसके कारण, बट उसको मानना नहीं है। बी और सी तो इंटरनल हो गया ना उसका। हाँ नेट फोर्स बताओगे, यस। नहीं जीरो क्यों आएगा? इसके ऊपर जो चार्ज क्यू फोर्स लगा रहा है वो तो आएगी ना बाहर से। नहीं जीरो क्यों आएगी? अ, जो इस कंडक्टर की आउटर सरफेस पे इंड्यूस चार्जेस होंगे उस पे क्यू के कारण फोर्स नहीं आएगी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ फिर इसके अंदर जो है मतलब मटेरियल के अंदर तो फोर्स जीरो ही होती है कंडक्टर के ऊपर। जीरो क्यों?
रेडियस के अंदर फील्ड 0 होगी, फील्ड वो तो हम ये कहते हैं कि कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होती है। यहाँ तो क्वेश्चन ये है कि कंडक्टर के ऊपर क्या फोर्स लग रही है। हाँ तो मतलब फोर्स तो मतलब जो उसका मटेरियल है उसके अंदर तो फील्ड ही 0 है, मतलब नेट फील्ड वहाँ पे 0 है, वहाँ पे सिर्फ 0 ही आएगी फोर्स। नहीं नहीं नहीं, गलत कह रहे हो आप। वो तो फील्ड उसकी है, मतलब कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगनी है वो उसकी खुद की फील्ड के कारण थोड़ी लगनी है। कंडक्टर के ऊपर फोर्स तो एक्सटर्नल फील्ड के कारण लगनी है ना। फिर अगर मैं कहूँ कि कोई पॉइंट पी पे फोर्स दो तो मैं नेट फोर्स ही पाऊंगा वहाँ पे कितनी है। हाँ यस। नेट फोर्स वहाँ पे 0 ही है, वो मटेरियल के अंदर ये 0 क्यों है, मुझे वही नहीं समझ आ रहा। वहाँ पे फील्ड ही नहीं है उसके अंदर। जो कंडक्टर पे ये चार्जेस इंड्यूस हुए, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आएंगे, इस तरफ पॉजिटिव आएंगे, और ये टोटल इसका सम इज QB प्लस QC। कुछ भी सिचुएशन ना लो, वो तो मतलब सबसे पहली बात यही होती है कि मटेरियल के अंदर फील्ड 0 है। नहीं नहीं नहीं, आप मिक्स कर रहे हो। कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 है, उससे ये कैसे प्रूव हुआ कि कंडक्टर के ऊपर फोर्स नहीं लग रही। कंडक्टर के अंदर तो अब भी फील्ड 0 है। अगर मैं ये पॉइंट यहाँ लूंगा, यस यहाँ पे फील्ड 0 है, तो यहाँ पे आप कोई और चार्ज रखोगे, उस चार्ज के ऊपर फोर्स 0 होगी, मतलब कंडक्टर के कारण फोर्स 0 होगी। पर कंडक्टर के ऊपर जो भी चार्जेस हैं उसके कारण से कंडक्टर के ऊपर तो फोर्स लगी सकती है ना। तो अगर मुझे कहीं पे फोर्स लगानी है तो वहाँ पे चार्ज रख के बात करूँ कि वहाँ पे उस पे तो फोर्स लग रही है कि नहीं। दो अलग बात है ना। एक है कि आप उस बॉडी के कारण फोर्स बता रहे हो, और एक है कि आप उस बॉडी पे खुद क्या फोर्स लग रही है आप वो बता रहे हो। यहाँ तो हमें ये पूछा है ना कि उस बॉडी के ऊपर क्या फोर्स लग रही है। बॉडी के ऊपर मतलब उसके सरफेस पे, अगर मैं उसके सरफेस पे कोई भी पॉइंट लूँ वहाँ पे चार्ज ही रखूंगा, मतलब उसका वहाँ पे नहीं, देखने के लिए फोर्स नहीं मतलब ये बताओ कि ये जो चार्ज Q है, जो ये यहाँ पड़ा है, इस चार्ज Q के कारण जो कंडक्टर के ऊपर चार्जेस हैं उनके ऊपर फोर्स नहीं आएगी। मतलब मैं तो टोटल बात करूंगा ना कि अगर आप क्या कह रहे हो कि कंडक्टर के ऊपर कितनी फोर्स है, तो कंडक्टर के ऊपर कोई भी सरफेस पे पॉइंट ले लूंगा मैं देखने के लिए कि फोर्स कितनी है वहाँ पे, हाँ यस। तो वहाँ पे चार्ज रख दूंगा कोई भी, मतलब कोई भी चार्ज नहीं, वहां पे क्यों चार्ज रखोगे। उस पॉइंट पे मुझे मेजर करना है कितनी फोर्स लगेगी। कंडक्टर की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने बना दी आपको, जो है। हाँ हाँ, तो अगर अब हम इन सारे चार्जेस के ऊपर नेट फोर्स निकालेंगे तो वो 0 थोड़ी आएगी। sorry। हाँ? और बच्चों ये बताओ, क्या ये चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। नहीं, बाहर चार्ज Q है ना, उसका भी इफेक्ट होगा, इसीलिए मैंने ऐसे बनाया, और इसीलिए इसमें आंसर राइट वर्ड भी आएगा। सर क्यू तो सर लास्ट डिस्टेंस पे दिया हुआ है। हाँ, वो इसलिए दिया है ताकि आप फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल पाओ, बट जो भी फोर्स आएगी वो आएगी तो राइट वर्ड ही ना। तो राइट वर्ड्स क्यों आएगी? यही, क्योंकि चार्जेस इस तरह से इंड्यूस होंगे। सर मतलब साइन का नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, सी दो बातें होती है ना। एक है कि आप एक मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन ले रहे हो ताकि आप एक न्यूमेरिकल आंसर पे आ पाओ, बट फिजिकली तो हमें पता ही है ना कि वो चीज हो रही है। नहीं सर, जो वो वाला क्वेश्चन था उसमें भी तो सर पॉइंट चार्ज ही था, जो ग्राफ वाला था पोटेंशियल का, उसमें भी तो क्यू नहीं एक नहीं, आप पॉइंट चार्ज उसकी ही बात था। कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो। दोनों की। ये समझ आ गया। हाँ जी, मतलब इसमें यही है कि हमने बाय डिफॉल्ट क्यू को पॉजिटिव ही लेना है। हाँ ओके सर। सर यस। सर जो QB और जो बाहर वाली सरफेस पे चार्ज है बड़े वाले स्फीयर के, वो QB प्लस QC है,
हम्म, तो नेट चार्ज पॉजिटिव है, तो हम बिना कैलकुलेट करे ये कैसे कह सकते हैं कि उस पे राइट वर्ड आएगी कि लेफ्ट वर्ड? बिकॉज ऑफ दिस कि हमें पता है कि कंडक्टर है तो उस पे चार्जेस इंड्यूस होंगे, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें ये पता है ना कि उसकी राइट साइड पे नेगेटिव आएगा और लेफ्ट साइड पे प्लस आएगा। ये सर बट बाहर नेट चार्ज पॉजिटिव है, तो जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि नेगेटिव पे टोटल फोर्स कितनी है और पॉजिटिव पे कितनी है, हम नहीं नहीं, ये डायरेक्शन तो एक कैसे? बेसिक वो होता है कि अगर एक कंडक्टर है तो उसके मतलब उस पे चार्जेस इंड्यूस होंगे, तो यस सर। एक थोड़ा सा रीजन तो ऐसा बनेगा ही बनेगा जहां पे Q के ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज आएगा। यस सर। हम्म, तो बाकी सारी जगह वो जैसे भी पॉजिटिव आएगा। सर तो इससे राइट वर्ड कैसे आया आंसर? यही जो इस रीजन में ये यहाँ नेगेटिव चार्जेस है। सर पर अगर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है फिर तो आंसर अलग आ जाएगा ना, मतलब वो तो क्यू ए क्यू बी प्लस क्यू सी की चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है ना। अगर उनका ज़्यादा पॉजिटिव है फिर कंडक्टर की आउटर सरफेस पर नेट पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आएगा, फिर तो रिपल्शंस हो जाएंगी ना। अच्छा दैट वे। यस। डाउट ये है कि मतलब कंडक्टर पे जो नेट फोर्स आएगी ड्यू टू चार्ज Q, वो मतलब राइट वर्ड हम कह सकते हैं पक्का कि नहीं कह सकते? मतलब कि वो वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, या हम सीधा ही कह सकते हैं कि नहीं भाई हर केस में ही अट्रैक्टिव होगा? मेरे अकॉर्डिंग तो हर केस में अट्रैक्टिव आएगा, बट आई विल स्टिल कंफर्म। मैं एक बार थोड़ा और सोचता हूँ बच्चों इस पर। हाँ कपल। सर वो बोले मैं जैसे आप कह रहे थे कि नेगेटिव और पॉजिटिव में मैंने सबका टोटल करके फोर्स निकालनी है, हम्म, तो उसके अंदर मैं अगर कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वहाँ पे ले लूँ उसकी ऊपर सरफेस पे, तो वहाँ पे तो उसकी फील्ड जीरो है ना, वहाँ पे टॉप सरफेस पे उसकी। नहीं अगेन वेट आउट, उसकी फील्ड क्या है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हम तो टोटल फील्ड की बात करेंगे इस पॉइंट पे। नहीं, कंडक्टर पे उसकी फील्ड के कारण थोड़ी फोर्स लगनी है। अगर कोई भी कंडक्टर पे वहाँ तो एक्सटर्नल फील्ड के कारण फोर्स लगनी है ना। फोर्स टोटल की बात करेंगे, हम्म, फोर्स तो टोटल की बात करेंगे उस पॉइंट पे, टोटल नहीं फोर्स। नहीं नहीं नहीं, कभी भी हम
किसी बॉडी की खुद की फील्ड के कारण थोड़ी उस फोर्स को इंक्लूड करते हैं। उससे तो ये पता चलेगा कि वो बॉडी किसी और पे क्या फोर्स लगाएगी। नहीं, ये जो था क्वेश्चन, ये जो पूछ रहे थे आप, यहाँ तो कोई चार्ज गिवन नहीं है ना। यहाँ तो क्वेश्चन ये है कि आप पॉइंट सी को क्या बोलोगे कि स्टेबल या अनस्टेबल। मैंने आपको ये कहा है कि जो चार्जेस आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं उनको आपने पॉजिटिव मानना है। सर यहाँ पे ये Q1 Q1 Q2 से तो उसका कोई लिंक नहीं ना। नहीं, जो वो पोटेंशियल होता है वो QV होता है, तो Q वहाँ पे कौन से वाला नहीं है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो क्यू आपको क्वेश्चन में तो नहीं गिवन ना। हाँ मैंने जी, आपको ये कहा है कि अगर क्वेश्चन में कोई चार्ज मेंशन्ड है उसको हमने पॉजिटिव लेना। तो भी तो सर मतलब चार्जेस ही हैं जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है। नहीं, आप Q1 Q2 के कारण थोड़ी निकाल रहे हो। आपको तो ये बताना है कि ये जो अरेंजमेंट बन गया उस कारण से C कैसा पॉइंट है। अब C कैसा पॉइंट है ये तो इस पे डिपेंड कर रहा है ना कि आप C के ऊपर कौन सा चार्ज लेके आ रहे ओके सर, ठीक है। हो। चलो जी, अभी मैं बच्चों डिस्कस नहीं कर रहा, मैं अगला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, नहीं तो फिर आज कोई होमवर्क नहीं होगा आपके पास। सिमी सर, यस, हाँ जी बोलो, या डिस्कशन ही कर लेते हैं, वो खत्म करते हैं। हाँ बोलो भाई, जो भी कोई बोल रहा था कुछ। जी मैं वो क्या कि मैंने वो क्वेश्चंस भेज दी थे, एक बार क्रॉस चल लेना। हाँ हाँ कोई। हाँ जी, इसमें बताओ बच्चों। ये एक्सरसाइज 0 हमने ए पार्ट तो कर लिया था ना। हाँ बी पार्ट बताओ बच्चों, एक्सरसाइज 0 बी पार्ट। अर्थ मैग्नेटिक पोल,
तो वर्टिकल आ जाएगा, नहीं सॉरी कंपास नीडल नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, बी आ जाएगा। ये नल पॉइंट एक्चुअली अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मेंशन होना चाहिए कि वो कैसी कंपास नीडल मान रहे हैं, भाई 3D मान रहे हैं या 2D मान रहे हैं, है ना। तो 3D है तो ए आएगा ऑब्वियसली, हॉरिजॉन्टल वाली है तो बी आएगा। इसका जो ये जो नल पॉइंट वाला क्वेश्चन है, ये हो गया बच्चों। बस बार मैग्नेट की फील्ड को और अर्थ की फील्ड को कैंसिल आउट करना है, लिखा ही हुआ है खैर वो तो। 6th क्वेश्चन, 6 भी वही, मतलब 7th वाला कंसेप्ट लगा लो उसमें, है ना। EMU एक होता है यूनिट, बट वो नहीं करना आपको, ठीक है। कहीं यूज हो रहा है क्या EMU? अच्छा, वो देख लेना, वो थ्योरी में कन्वर्जन दी होगी, बट ऐसा सच याद नहीं रखनी हो। हाँ जी, एक्सरसाइज 1 बी पार्ट बच्चों। बेसिकली क्या है कि कहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होगा, आप ऐसे सोचो, मतलब जो फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से आ रही हैं, ऐसे कुछ जा रही हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ अर्थ की सरफेस के हिसाब से फील्ड लाइंस ऐसे दिखेंगी कि वो सरफेस के पैरेलल है, राइट, वो सरफेस के अंदर नहीं जा रही, राइट। तो ये क्या बन गया, ये मैग्नेट के हिसाब से इक्वेटर बन गया, इसको मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं। तो यहाँ पे कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा। और कोई क्वेश्चन? Seventh question, at the magnetic poles because हाँ बी आ जाएगा इसका, है ना। टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला पार्ट हट गया अपने सिलेबस से। डन। थर्टीन्थ क्वेश्चन, बार मैग्नेट्स हैं पैरेलल टू ईच अदर विद देयर नॉर्थ पोल्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ। अच्छा, बस इसमें जो ध्यान रखना है,
वो दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी अर्थ का, तो यहाँ पे आप दोनों बार मैग्नेट्स के कारण लिखोगे, इनकी इक्वेटोरियल पोजीशंस पे जो बन गई, और आप साथ में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्लूड करोगे। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किधर को लेनी है ये ध्यान रखना है बस। अर्थ की फील्ड लाइंस हमें पता है ना कि साउथ से नॉर्थ जाती हैं, तो अर्थ के कारण यहाँ पे आएगी, और बार मैग्नेट्स के कारण भी उधर कोई आ रही है, तो वो सबकी ऐड हो जाएगी। सर ये जो क्वेश्चन में ये साउथ लिखा है, ये कौन से वाला है, ज्योग्राफिक के मैग्नेटिक? हमारे लिए तो अच्छा, जब कुछ नहीं मेंशन होता वो ज्योग्राफिक होता है हमेशा, ओके सर। जैसे हम अभी तक करते आए हैं हमेशा, है ना, इस चैप्टर से पहले वही लेना। ठीक है, एक वो भी खत्म करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 2 मैग्नेटिज्म, उसकी बहुत डिमांड थी पिछली क्लास में। हाँ जी बताओ। फर्स्ट में आप उसको मैग्नेटिक फोर्स को mg से इक्वेट कर दो ना, अदरवाइज तो ग्रेविटी के कारण वो नीचे की तरफ जाएगा। आगे सेकंड क्वेश्चन में भी वही करना है। 14 तो अब इसमें अर्थ मैग्नेटिज्म वाला कंसेप्ट यूज हो गया जो हमने पढ़ा है। बेसिकली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपको लेनी है, वो इधर को आएगी टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, अब इसका जो इस फिगर के हिसाब से जो mg फोर्स है वो होगी इनटू द प्लेन, तो आप मैग्नेटिक फोर्स IBL sin 30 को इक्वेट कर दोगे विद mg। सिक्सटींथ का बच्चों आंसर मैच कर रहा है? ओके, आगे 22। IG दिया हुआ है, G दिया हुआ है। तो
ये क्या, इसका आंसर नहीं आ रहा 22 का? IG is 100 microamperes और I is 10 milliamperes. ये तो कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए कि कौन सा है, जो छोटा होगा वही IG होगा हमेशा, अगर कुछ मतलब डाउट हो भी, है ना? (23) बच्चों, इसमें हो सकता है आपका आंसर गलत आ रहा हो, बी। वो इसलिए कि ये जो आर्क गिवन है उसकी लेंथ 2 पाई आर है, ठीक है, इसका रेडियस आर नहीं है, तो आप इसकी लेंथ को 2 पाई आर निकाल पुट करके उससे आप रेडियस निकालोगे और फिर उससे फील्ड निकालोगे। आगे सर सर मैंने 23rd को सर ऐसे सोचने की कोशिश की थी कि जैसे जो आर्क है ना, मतलब अब जैसे आर्क है तो उसके कारण जो एल था उसके कारण मैंने क्या किया कि उससे जो सर अगर अगर मैं इस नीचे वाले पार्ट को क्लिक कर दूं तो मेरे पास जोर से बोलो, जशन सुन नहीं रहा। अच्छा रुको, मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। हाँ आप बोलो। और सर मैं ये कह रहा था कि 23rd में सर मैंने ऐसे करने की कोशिश की थी कि अब जैसे मैंने क्या किया, मैंने ये सर्कल कंप्लीट कर दिया ए बी, इसकी जो लेंथ होगी वो ऐसे आ जाएगी ना, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर करके। हाँ आ जाएगी। और तो सर जो मेरी टोटल लेंथ है वो इस कर्व को बनाने लगी है, टोटल टू जो उस सर्कल की टोटल लेंथ होगी वो क्या होगी, 2 पाई आर प्लस वो उससे आ जाएगा ना थीटा आर करके। तो सर उससे आप तो अब तो मुझे बस ओ पे निकालनी है फील्ड। तो उससे सर मैंने क्या किया कि जो आर डैश था ना, जो नवा आर डैश बना था मेरा सर्कल का सेंटर, उसको आर डैश को दोबारा उससे रिप्लेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ आर, वो पुट कर दिया, उससे आया नहीं। नहीं, किसको पुट कर, कहाँ पे रिप्लेस कर दिया उसको? ऐसे कर दिया ना कि जैसे आप सेंटर पे आ गया तो उसमें तो हमें पता ही है यूनिट आई अपॉन 2r होती है। हाँ म्यू नॉट आई बाय 2r होती है। हाँ हाँ, तो जो r था ना नवा वाला, जो नहीं 2 पाई r, थीटा भी तो है ना, थीटा भी तो आप यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा पुट करोगे ना, आप वो पूरा सर्कल वाला तो फॉर्मूला ही नहीं लगा सकते। अच्छा अच्छा 31 31 में आपको दिख रहा है कि पार्टिकल 2 का रेडियस ज्यादा है, तो m2v by q2b should be greater than m1v by q1b। तो आपके पास सिर्फ इतना आया, m2 by q2 greater than m1 by q1। So from this we can conclude that आप कंक्लूड तो कुछ भी नहीं कर सकते इसमें से, कुछ भी हो सकता है, मतलब इंडिविजुअल चार्जेस और मासेस के बारे में तो आप कुछ नहीं कंक्लूड कर सकते। 33 flux density is magnetic field only। आंसर गलत आ रहा है क्या बच्चों? सर ये जो सेकंड वाले सर्कल की फ्लक्स डेंसिटी दी हुई है, ये इसके इंडिविजुअल की है कि मतलब टोटल मिला मिलू के सारा कुछ? नहीं, सिर्फ उसके कारण है। मतलब बीच में इसकी फर्स्ट सर्कल की नहीं इंक्लूड की हुई? नहीं, अगर फर्स्ट की इंक्लूड कर लेंगे फिर तो एक ही आएगी ना, मतलब दो अलग अलग वैल्यूज कैसे आएंगी अगर आप इंडिविजुअली लोगे? क्वेश्चन में लिखा है रेशियो ऑफ देयर फ्लक्स डेंसिटीज एट ओ,
कि उनके कारण ओ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ठीक है सर। तो आ रहा है उससे। नेट नहीं लेना। हाँ जी, और कोई। फोर्टी थ्री। ये 43 का आ रहा है बच्चों आंसर, ठीक। ये आप डिफ्लेक्टेड को ले कैसे रहे हो, मतलब कौन सा सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, मतलब किस टर्म्स में निकाल रहे हो। इसमें बेसिकली वो फॉर्मूला लगेगा साइन थीटा इक्वल टू डी बाय आर, है ना। और खैर उसकी जरूरत नहीं है, फिजिकली भी सोच सकते हो। जितना रेडियस कम होगा उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, है ना। ये ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना। आगे। थर्टी सिक्स। थर्टी सिक्स में मतलब ये फिगर में मेंशन नहीं है, बेसिकली ये आर होगा ना? तो इसमें आपको सी देयर आर टू वेज, या तो इस वायर का निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आर्क का जो है वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। या आप क्या करो, इनफाइनाइट वायर माइनस ये इतनी वायर का कर दो, तो उससे ये स्ट्रेट वायर वाला आ जाएगा। इसमें ये गलती मत करना, उसका डिस्टेंस आर नहीं है, आर बाय रूट 2 है, बाकी आर्क वाला तो आ ही जाएगा, है ना। आगे बचो। फोर्टी नाइन। वायर्स आर कैरिंग करंट, उनके बीच में एक चार्ज है, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ध्यान रखना। तो मतलब चाहे उसको इनटू द प्लेन मानो चाहे आउट ऑफ द प्लेन मानो, तो फिर तो जीरो ही आ जाएगी फोर्स। बी तो इनटू द प्लेन या आउट ऑफ प्लेन ही होगा, तो वेलोसिटी का पैरेलल आ गया, इसलिए जीरो। और कोई बताओ। डन। ओके चलो, अभी मैं फिर यही सोच के कि 12:15 क्लास खत्म होती है, कहने लगा था कि चलो अगली क्लास में करते हैं, बट आ गया मुझे याद। चलो स्टार्ट करते हैं भाई अगला चैप्टर।
हाँ बच्चों, सो द नेम ऑफ चैप्टर इज, ये चैप्टर का नेम नहीं है, ये टॉपिक का नेम है. द नेम ऑफ चैप्टर इज EMI एंड टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स. EMI का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को सेपरेटली पढ़ा है, राइट? बिल्कुल इंडिविजुअली उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा है, कहीं पे मिक्स नहीं होने दिया. इस चैप्टर में बच्चों हम पहली बार उनको थोड़ा मिक्स करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाली प्रॉपर्टीज को, बट इन अ वेरी लिमिटेड वे. और इस चैप्टर की मतलब सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है. बेसिकली जो पिछले 2 चैप्टर्स पढ़े हैं वो इसीलिए पढ़े हैं ताकि हम प्रैक्टिकली उसको इस चैप्टर में अप्लाई कर सकें, EMI. तो जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, इलेक्ट्रो हैज गॉट टू डू समथिंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक इज समथिंग विद मैग्नेटिक फील्ड, एंड इंडक्शन. इंडक्शन हम कई बार बात कर चुके हैं, इंड्यूस होना, राइट? हमने पर्टिकुलरली बात की हुई है इन टर्म्स ऑफ चार्जेस की, पॉजिटिव चार्जेस के पास नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो गए कंडक्टर पे, एंड सो ऑन. तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर का कैसे क्या लिंक है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ भी, वी विल अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले हम जो टर्म पढ़ेंगे बच्चों, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स. नाउ दिस इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, बिल्कुल वही डेफिनेशन है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती थी बच्चों? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, राइट? तो बस फर्क इतना है कि अब हम जो फील्ड लाइंस बोलेंगे वो होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो मान लो अगर कोई रीजन है उसमें इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और ये हमारा कोई एरिया है जिसका ऐसे एरिया वेक्टर बन गया परपेंडिकुलर टू एरिया. So please do not confuse, this is not any current carrying loop or anything. ये सिंपल कोई भी एरिया है एक, ठीक है, जिसका याद करो हम एरिया वेक्टर क्या कहते थे? परपेंडिकुलर टू द सरफेस टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. तो आई एम अज्यूमिंग कि मेरा ऑब्जर्वर कहीं इस साइड है, तो इसलिए एरिया वेक्टर ऐसे बन गया. तो मैं इसको पर्टिकुलरली लिख दूंगा एज मैग्नेटिक फ्लक्स ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. इसको हम फाई से डिनोट करते हैं बच्चों. दिस इज number of magnetic field lines passing through any surface. तो बिल्कुल क्या फॉर्मूला बनना चाहिए बच्चों इसका? जैसे वहां इंटीग्रल E डॉट डी था, यहां बन जाएगा इंटीग्रल B डॉट
डीए या डीएस जो भी। हाँ, तो इसके बच्चों जो यूनिट्स हैं वो बन जाते हैं टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। इसको हम वेबर कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो डेफिनेशन है और जो कंसेप्ट है, दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कोई फर्क नहीं है। अब बच्चों आपको ये समझ आ रहा होगा कि पिछले चैप्टर में ऐसा क्यों था कि बहुत जगह मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स लिखे होते थे वेबर पर मीटर स्क्वायर क्वेश्चंस में, ख्याल है आपको? तो वो यहां से बने थे। और बहुत जगह लिखा होता था फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो बेसिकली वो फ्लक्स डेंसिटी का क्या मतलब था? फ्लक्स अपॉन एरिया। तो आप देख सकते हो कि फ्लक्स अपॉन एरिया इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने फ्लक्स निकाल के उसको कहाँ यूज किया था? फील्ड निकाली थी। फील्ड कैसे निकाली थी, क्या लॉ था? गॉस लॉ। तो एक बार देखें हम, ये तो समझ आ गया, हमें पता है कि इस चैप्टर में तो हमने गॉस लॉ नहीं यूज किया, इसमें हमने एम्पेयर लॉ यूज किया था, राइट? एंड फॉर सम रीजन हमने एम्पेयर लॉ में इंटीग्रल बी डॉट डीएल यूज किया था, हमने बी डॉट डीएस नहीं यूज किया था, है ना? तो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्यों हमें यहाँ पे एक नया लॉ यूज करना पड़ा, गॉस लॉ क्यों नहीं काम कर रहा था। एक बार ट्राई करते हैं टू सी मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ क्या बनेगा। तो अगर मुझे गॉस लॉ लगाना है मैग्नेटिज्म में तो क्या करना पड़ेगा? I should take any closed surface. ठीक है, राइट? तो जस्ट ट्राई, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे क्या लिखना होगा? इंटीग्रल बी डॉट डी ए, राइट? फॉर द क्लोज सरफेस। ठीक है, तो सोचो बच्चों ये क्या बनेगा? नॉट मैथमेटिकली बट फिजिकली
इसकी डेफिनेशन को देखते हुए और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को देखते हुए जस्ट ट्राई टू थिंक कि इस केस में राइट हैंड साइड में क्या बनेगा। कोई भी फील्ड लाइंस इमेजिन कर लो, किसी भी टाइप की। मैंने कुछ नहीं बनाया क्लोज सरफेस के अंदर, मैंने तो आपको वैसी एक क्लोज सरफेस बना दी। आप इस क्लोज सरफेस को किसी भी सिचुएशन के लिए अप्लाई करके देखो और सोचो कि आपका आंसर क्या आना चाहिए। शोभित, अलंकृत, ठीक है, नमन सागर, ठीक है। आशी ठीक है, पीयूष ठीक है। बच्चों मैं फिर से आपको हिंट दे रहा हूं, आप कोई भी तरीके की फील्ड लाइंस इमेजिन करो किसी भी सिस्टम की, जैसे हमने जो पिछली बार बनाई थी, बार मैग्नेट, सोलेनॉइड एटसेट्रा, और वहां पर कोई क्लोज सरफेस बना के देखो किसी भी टाइप की। आपको एकदम दिख जाएगा आंसर। हाँ भाई, तो जीरो आएगा, राइट।
सोचो क्यों? बिकॉज फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स, है ना। यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये आ गया कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैट्स कि दीज लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स। तो अगर क्लोज लूप्स है तो हमेशा ऐसा होगा कि जितनी एंटर करेंगी उतनी एग्जिट करेंगी, तो ये हमेशा 0 बनेगा, राइट? क्या है, सबको समझ आ गया? तो इसलिए नहीं आया। आप किसी भी टाइप की फील्ड लाइंस बनाओ, हमें ये तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम जैसी मर्जी किसी भी टाइप की बना लें, वो हमेशा क्लोज लूप्स ही बनाएंगी। अब अगर मैं इनके आसपास लेट्स से ये मैंने ऐसे गॉसियन सरफेस बना दी, तो इस गॉसियन सरफेस में हमेशा ऐसा होगा ना कि जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी एग्जिट करेंगी। तो इसलिए वो 0 बन जाएगा। तो सो वी कैन अंडरस्टैंड कि दिस लॉ इज यूजलेस। हाँ, इसको आप इस पॉइंट से भी समझ सकते हो बिल्कुल कि मैग्नेटिज्म में मोनोपोल्स नहीं होते, राइट? डायपोल ही होता है। अगर सिंगल पोल एग्जिस्ट करता होता तो फिर ये नॉन जीरो आ जाती। ओके, तो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज कि भाई हमने फ्लक्स निकाली है, बट हमने ये समझ लिया है कि भाई वो फ्लक्स का, उस फ्लक्स से गॉस लॉ लगा के कोई फायदा नहीं होगा आपको, राइट? और वो तो हमें पता भी है कि हमने एनीवेज फ्लक्स से फील्ड तो निकाली नहीं कभी भी, हमने तो एम्पेयर्स लॉ से निकाली थी, राइट? तो फ्लक्स का कुछ और काम है जो अभी हम देखेंगे इस चैप्टर में फर्दर, ठीक है? मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स में तो हमने देखा था कि आप देखो कि हमने फ्लक्स का कुछ प्रैक्टिकल यूजेज नहीं समझा था, हमने फ्लक्स डिफाइन करके उससे सिर्फ इतना समझा कि हाँ फ्लक्स से फील्ड निकाल सकते हैं, है ना? इतना ही किया था हमने। यहां पे हम एक्चुअली देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स का कुछ रोल रहता है, ठीक है? तो दैट वी विल सी। तो क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स 0 है, यस, बट हम देखेंगे कि हम क्लोज सरफेस लेंगे ही नहीं। चलो ठीक है बच्चों, दिन ओके, बाय। वेडनेसडे को यस मैं 3A 3B दोनों डिस्कस करूंगा।